गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। चलिए फिर, मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में लेकर के आप लोग के सामने में आया हूं। 20 क्वेश्चंस का एक सेट है जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल का सेट है। ये स्टैंडर्ड लेवल करने के पीछे मेरा रीजन है, मैंने बताया था कि कुछ मैं ऐसे सेट्स लेकर के आऊंगा आप लोग के समक्ष जिसमें कि जो भी चाहे एनटीपीसी का जो फेज 3 चलने वाला है या फेज 2 जो रनिंग है अभी और फेज 4 जो आने वाला है और अपकमिंग ग्रुप डी के लिए जो स्टैंडर्ड लेवल का सेट अगर किसी में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, जब एनटीपीसी की एग्जाम शुरुआत हुई तो लगभग इजी लेवल से स्टार्ट हुई, इजी से धीरे धीरे अब मॉडरेट लेवल पर आया। तो मे बी चांसेस बनते हैं, और चांसेस क्या, कंफर्मेशन बनता है कि फेज 3 और फेज 4 में जब जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल और अपग्रेड होगा। क्योंकि अभी पता है कि सारे महारथी अभी एग्जाम देने के लिए बचे हुए हैं, बहुत सारे महारथी का अभी एग्जाम नहीं आया है। तो मतलब कि जो लेवल रहेगा हार्ड लेवल तो नहीं रहेगा, ये आप याद रखिएगा, ये माइंड में सेट कर लो। डरने की बात नहीं है, नॉर्मल लेवल रहेगा। हाँ, उसी में वो क्या करेगा ना, इजी लेवल मॉडरेट लेवल को वो बस मूव अप करता रहेगा। ठीक है। तो जिनका भी फेज 3 में आने वाला एनटीपीसी एग्जाम है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जिनका भी एग्जाम हो गया, मैं बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है, क्वेश्चंस का किस तरह से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला भी मुझे कि सर ये जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सर, उसका एक साथ क्वेश्चंस नहीं मिल पाएगा क्या? कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर ये करवाता है तो दो चार क्वेश्चन मैच करेगा, वो 100 का क्वेश्चन कोई भी बच्चे, आप सोचो कोई भी बच्चे जाएगा, वो खुद एग्जाम देने जाएगा कि 100 क्वेश्चन रटने के लिए जाएगा? अगर वो 100 क्वेश्चन रट भी लेगा तो क्या उसको याद रहेगा पेपर में? नहीं। अभी जब तक एग्जाम जब फिनिश होता है, एग्जाम फिनिश होने के कुछ दिन के बाद उनके क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी क्या होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को फिर अपलोड किया जाता है ऑनलाइन बहुत सारे साइट पे। तो अभी वो सारे क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चंस अभी अवेलेबल नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा? जब हम ही लोग बच्चे से बात करते हैं कि रीजनिंग में बताओ इस सेफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन उसको याद रहते हैं तो वो बोल देता है। वो भी कंफर्म नहीं है कि वो सही सही याद है या नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी लेवल पर क्वेश्चंस को तैयार करके आपके समक्ष रखते हैं कि एग्जाम में इस तरह के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम हुआ, नो डाउट अच्छे एग्जाम जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों का, 75, 83, 84, 88, 90 प्लस भी बना करके आ रहे हैं बच्चे, और 68, 67 भी बना करके आ रहे हैं बच्चे। तो देखिए, कभी ना कभी रिजल्ट जो बनेगा इसका, CBT 1 का जो रिजल्ट बनेगा, CBT 1 का जो रिजल्ट बनेगा आपके एक्यूरेसी को देखते हुए रिजल्ट बनेगा कि आप जो बना रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा 93 बना लिया और निगेटिव उसका कुछ ज्यादा ही है, और जो बच्चे 75 बनाया है, 73 बनाया है, 78 बनाया है, तो उसकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है, गलतियां वो ज्यादा नहीं किया है, 3-4 गलतियों से ज्यादा नहीं किया है, कंफर्म उसका रिजल्ट होगा। और जो 90 बनाया है, 20-22 क्वेश्चन, उसके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसका रिजल्ट में भी थोड़ा सा बॉर्डर पे रहेगा, थोड़ा सा सस्पिशन में रहेगा। तो इसीलिए एग्जाम, जिनका भी एग्जाम हो चुका उनका तो हो चुका, जिन बच्चों का भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी वाले के लिए भी मैं बोल रहा हूं, तो 2-3 स्ट्रेटेजी को आप अपना करके एग्जाम में जाएंगे। सबसे पहला, एकदम निडर होकर के, पता नहीं आप लोग कैसे टेंशन ले लेते हैं कि फलना कोई एग्जाम है, एग्जाम से पहले प्रेशर बना लेते हैं, आपके प्रेशर का लेयर आपके सर के ऊपर चढ़ जाता है। वो लेयर को सबसे पहले रिमूव करो, टेंशन नहीं लेना है। आप जितना पढ़े हुए हो काफी है उतना, बस उसी को बेहतर तरीके से वहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है, बस यही चीज करना है। तो सबसे पहला, एकदम निडर होकर के एग्जाम में एंट्री करो, कोई डिप्रेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपके माइंड पे। दूसरा काम, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो रीजनिंग बनाने बैठे या मैथ बनाने बैठे या जो भी चीज बनाने के लिए बैठे हो, रुकना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शुरुआत किए, कोई क्वेश्चन बहुत आसान है फिर भी वो फंसा रहा है तो उससे भिड़ना नहीं है, ईगो नहीं दिखाना है वहां पर कि कैसा नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ईगो नहीं दिखाना है। भले ही छोटा क्वेश्चन हो, एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो फंसा देता है। तो उन क्वेश्चन जो आपको रोक रहा है, जो आपके रिदम को रोक रहा है, उसको क्या करना है, स्किप करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ दिए हैं, फिलहाल अभी छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी वो रुकावट पैदा कर रहा है। बाद में उस क्वेश्चन को देख लेंगे, समय आपके पास सफिशियंट रहेगा, समय का टेंशन आप मत लीजिएगा, समय आपका बचना तय है। ये भी बच्चों को रहता है कि समय बहुत कम रहेगा तो उसमें कैसे समय आपको बचेगा, उसके लिए टेंशन ना लें आप। ठीक है, तो रुकना बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको रोक रहा हो, रीजनिंग में हो या मैथ में हो, उसको मार्क करके आगे बढ़ना है, बाद में उस क्वेश्चन को डील कर लेना है। तीसरा चीज कि निगेटिव नहीं उठाना है।
अब निगेटिव तो उठेगा ही उठेगा, जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो निगेटिव उठना तो तय है, निगेटिव तो उठेंगे, लेकिन बहुत कम उठना चाहिए। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, रिजल्ट 100% होगी, बाकी काबिलियत तो आप में है ही, कैपेसिटी आप में है ही। ये दो तीन चीज का ध्यान रखना है, निडर होके जाना है, रुकना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, रिजल्ट 100% आपकी होगी। ग्रुप डी वाले भी फेज 3 में जिनका एग्जाम पढ़ने वाला है, फेज 4 में एग्जाम पढ़ने वाला है, उन सारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं कुछ क्वेश्चंस डील करने वाला हूं, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। जैसे कि पजल का सवाल है, इस बार ग्रुप डी वाले भी तैयार रहना पजल के लिए, ठीक है। पजल आपको पूछा तो पिछले बार भी था, ग्रुप डी में पजल पिछले बार भी पूछा था, इस बार एनटीपीसी लेवल तक का पजल पूछ सकता है ग्रुप डी में भी। तो जैसे कि ये पजल है, पजल बहुत सारे बच्चे में टाइम लगता है या फिर बनाने में गलतियां होती है, या समय ज्यादा लगता है। तो क्यों लगता है ज्यादा समय आपको? क्योंकि आपका फॉर्मेट गलत होता है, आप टेबुलेशन पे पजल को बनाते हैं। तो पजल की जब कैटेगरी अलग अलग होती है तो पजल बनाने का फॉर्मेट भी अलग होना चाहिए, तब आप नहीं फंसेंगे और ना ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने में एक पजल दिया हुआ है, 1 से 2 नंबर पजल को सब कंसंट्रेट यहां करेंगे क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको यहां पर एक पजल दिखाई दे रहा होगा, पजल में कह रहा है कि ABCDEFG टोटल 7 किताब हैं, 3 अलग अलग बॉक्स में, कौन कौन से बॉक्स हैं? MNO में इस प्रकार रखी गई है कि किसी भी बॉक्स में 2 से कम या 3 से अधिक किताबें नहीं रखी जा सकती। ये इंफॉर्मेशन हुआ, फिर आपका लैंग्वेज स्टार्ट होता है पजल में। तो पहले आप इंफॉर्मेशन पजल का पढ़िए और पजल को पहचानिए कि ये कौन सा पजल है। तो 7 किताबें और 3 बक्सा, 7 किताबें और 3 बक्सों में रखे गए हैं, क्या दिया गया है ना, 7 किताबें को 3 बक्सा में रखा गया, मतलब कि डाटा डिफरेंट कर गया, क्योंकि किताबें हैं 7 लेकिन बक्सा आपके पास सिर्फ 3 बक्सा है। इसको बोलते हैं डिफरेंट डाटा बेस्ड पजल। तो इसमें बेस किसको बनाएंगे? इसमें इसको बेस नहीं बनाना है। मैक्सिमम पजल में आप क्या बनाते हैं? ABCDEFG पर्सन को बेस बनाते हैं, यहां पर्सन को बेस नहीं बनाना है। पर्सन को अगर आप बेस बनाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बेस सर किसको बनाएंगे? जो डाटा कम दिया हुआ रहता है ना, उसको बेस बनाइए। जैसे कि बॉक्स कितने हैं? 3 बॉक्स है, MNO। तो MN और O, देखो कितना जल्दी ये सेट हो जाएगा। तो 3 बॉक्स में, अब हर एक बॉक्स में कह रहा है कि कम से कम तो 2 किताबें हैं, कम से कम 2 किताबें, मतलब 6 किताबें तो हो गई। अब 7वीं किताब किसी एक बक्से में तो होगी, क्योंकि क्लियर कह रहा है कि कम से कम 2 या 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2-2 किताबें हर बॉक्स में तो जरूर है, और किसी और एक बॉक्स में तीसरा होगा, जो कि अभी नहीं पता कि तीसरा कौन सा होगा। तो फिलहाल हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। 2-2 किताबें सब में फिक्स होनी चाहिए, और किसी एक बक्से में तीसरी किताब होगी, तो 2 इसमें से कट होने वाला है। अब कौन सा कट होगा अभी हमको नहीं पता। अब लैंग्वेज की बात करते, देखो इस फॉर्मेट में बनाओगे, इसको कहते हैं फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में बनाओगे पजल बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। अब पजल में 2-3 तरह के लैंग्वेज होते हैं। देखो पहला लैंग्वेज क्या कह रहा है? ए के साथ सी को रखना है लेकिन बॉक्स एम में नहीं। अब ए और सी साथ रहेगा लेकिन एम में नहीं। तो ए और सी दोनों साथ में रहेंगे लेकिन एम में नहीं रहेंगे, तो या तो एन में या ओ में। तो एज्यूमिंग लैंग्वेज है ये, कंफर्म तो नहीं है। आगे पढ़िए। डी केवल जी के साथ किसी एक बॉक्स में रखा गया है, मतलब डी के साथ केवल जी होगा और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, यही ना कह रहा है। डी केवल जी के साथ किसी एक बॉक्स में रखा गया है। अब बॉक्स एन में ई और एफ नहीं रखा जा सकता। अब एन में ई या एफ कोई नहीं रख सकते, ना तो ई को रख सकते हैं आप और ना ही एफ को रख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? बॉक्स एन में ई और एफ नहीं रखा जा सकता। अच्छा, बी को बॉक्स एम में रखा जाता है। अब बी को किस में रखा जाता है? एम में रखा जाता है, सॉरी, बी को बॉक्स एम में रखा जाता है। तो बी को बॉक्स एम में रखा जा सकता है, ई एफ के साथ नहीं रखा जा सकता है। अब याद रखिएगा कि ई और एफ साथ नहीं हो सकते। तो ई और एफ जो है वो साथ नहीं हो सकते, दोनों को अलग अलग रखना है। लास्ट कह रहा है बॉक्स ओ एफ के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ओ जो है एफ के लिए पर्याप्त नहीं है, इतना ही था ना। अब ओ एफ के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एफ ना एन में रखा जा सकता, एफ ना इसमें रखा जा सकता, तो एफ किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। क्लियर?
एफ किस में हो जाएगा, इसमें। एक बार फिर से पढ़िए, ए के साथ सी को रखना है लेकिन बॉक्स एम में नहीं, और डी को केवल जी के साथ किसी एक बॉक्स में रखा गया। अच्छा एक बात बताइए कि ई इसमें नहीं होगा तो ई तो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी, लेकिन ई एफ साथ नहीं होगा। अब ई जब एन में नहीं होगा तो ई किस में होगा, या तो एम में हो सकता है या तो ओ में हो सकता है। सोचने वाली बात है कि ई एन में नहीं तो या तो ओ में या इसमें, तो एम में भी ई यहां पर भी नहीं होगा। सर क्यों नहीं, क्योंकि ई को एफ के साथ नहीं रख सकते, तो ई ना इसमें होगा और ई ना इसमें होगा, तो फिक्स हो गया कि ई इसमें होगा। तो ये कौन हो गया, ई। अब बताइए डी केवल जी के साथ, तो डी केवल जी के साथ तो इसी में ना हो जाएगा, डी केवल जी के साथ, डी केवल जी के साथ, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अब बच गया एसी, तो एसी एम में नहीं तो एसी एन में भी नहीं, क्योंकि इसमें दो ही लोग होंगे, तो एसी किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। बताओ, सेट हो गया, सेट हो गया। कितना टाइम लगा, बड़ा आसानी से सेट हो गया, नहीं। क्लियर सी बात है कि ए सी एम में नहीं तो एन में नहीं, क्योंकि डी जी यहां पर फिक्स कर लिया अपना पोजीशन। अब ई जो है सो यहां नहीं हुआ तो यहां भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एफ के साथ ई को नहीं रखा जा सकता। क्लियर हो गया, मतलब ये दोनों पे कोई किताब नहीं होगी। तो पहला सवाल कह रहा है किस बॉक्स में 3 किताबें रखी गई है। बताओ, ओ बॉक्स में 3 किताबें रखी गई है, तो आप आंसर क्या करोगे कि ओ बॉक्स में 3 किताबें रखी गई है, तो पहले का आंसर हो गया सी। पहले का आंसर क्या हो गया, सी। इसी पे एक और सवाल पूछा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किताब बी के साथ कौन सा किताब रखा गया है। तो जरा बताइए कि बी के साथ कौन सी किताब रखी गई है, एफ किताब रखी गई है। बी के साथ किताब एफ को रखी गई है, दूसरे का आंसर डी। क्लियर है, समझ गए। एनटीपीसी में ऐसे पजल फेज 3 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे पजल बिल्कुल रहेंगे। क्लियर। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक बड़े परिमाप के घन को, एक बड़ा परिमाप का घन था, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने से पहले उसको लाल रंग से रंग दिया गया था। यदि 2 सतह रंगे गए, कुल घनों की संख्या 192 हो, तो बड़े घन का परिमाप क्या होगा। तो याद रखिएगा, 2 सतह, इसका ना फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है केवल एक सतह रंगे हुए की संख्या कितनी, केवल 2 सतह रंगे हुए की संख्या कितनी। तो 3 सतह वाले का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 3 सतह वाले हमेशा 8 होते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 2 सतह रंगे हुए क्यूब का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या होती है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और कोई सतह रंगे हुए नहीं हो तो उसका होता है कि x माइनस 2 का क्यूब। तो हमसे पूछ क्या रहा है ये बताओ, हमसे पूछ रहा है 2 सतह वाले की संख्या, 2 सतह वाले की संख्या कितनी बता रहा है वो, 12 इंटू एक्स माइनस 2। तो यानी कि 12 इंटू एक्स माइनस 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 192। यही कह रहा है ना कि 2 सतह रंगे हुए की कुल घन संख्या, हमको x निकालना है। x इक्वल टू होता है बड़े घन का परिमाप, वही जो हमसे पूछ रहा है, बड़े घन का परिमाप, ये x होता है, ठीक है, ये x होता है। तो 2 सतह वाले का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2, और इसकी वैल्यू दे दिया वो 192। तो 12 से चलिए इसको काटते हैं, तो 12 से कितने बार में, एक बार में, 6 बार में 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, मतलब बड़े घन का जो परिमाप था वो 18 था। बी नंबर आपका आंसर चला गया। क्लियर। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 40 बच्चों की कक्षा में, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन ना डायरेक्ट बनता है। कुल बच्चे कितने, 40 बच्चों की एक कक्षा में, राम का जो स्थान दिया हुआ है,
राम दाएं छोर से, तो आर से तो राइट कह सकते हैं ना, दाएं छोर से कितना है वो 22 है, ठीक है। और जबकि मोहन का स्थान उसी पंक्ति में बाएं से कितना दिया हुआ है 28वां है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि बीच में कितने छात्र होंगे, कुछ नहीं करना है। देखिएगा जब भी बीच का छात्र पूछेगा ना तो दो तरह के सवाल पूछते हैं। अच्छा बताइए कि दोनों का योग तो जरूर जरूरत पड़ता है, तो दोनों का योग निकालते हैं तो कितना हो जाता है 50। कितना हो जा रहा है 50। अच्छा 50 टोटल से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही दोनों रैंकों का योग कुल से ज्यादा हो जाए मतलब कि ये ओवरलैप करेगा। ये क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। लेकिन सर अगर यहीं पे रहता एक 15 एक 18, तो 15 और 18 तो 33 ही हुआ, तो टोटल से कम है, तो वो हो गया सिंपल क्वेश्चन। ये हो गया ओवरलैपिंग का क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि 22 और 28 जोड़ते हैं तो टोटल से ज्यादा हो जाता है। जैसे ही टोटल से ज्यादा हो गया मतलब ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। सर अगर ये ओवरलैपिंग का नहीं होता, मान लो कि राम अगर रहता 13 दाएं से और मोहन रहता 18, तो 18 और 13 तो 31 ही हो गया। तब बीच के छात्र कितने होते थे, यहां पर अगर जोड़ते तब तो 31 ही होता, तो यहां पर टोटल से कम हो गया, तो बीच में छात्रों की संख्या क्या करते, टोटल में से दोनों रैंकों का योग घटा लेते, बीच में 9 हो जाता। लेकिन क्या है ना कि ये वाली स्थिति यहां पर नहीं है। तो एक स्थिति ये हो गई, हमारे पास स्थिति आ गई कि दोनों रैंकों का योग टोटल से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा, कि रैंकों का योग माइनस कुल -2। सर ये -2 क्यों किए, -2 का मतलब हुआ कि जब दोनों व्यक्ति दोनों को क्रॉस कर जाएगा तो ये भी 2 बार गिन लिया जाएगा और ये भी, मतलब राम भी 2 बार काउंट हो रहा है और मोहन भी 2 बार काउंट हो रहा है। और रैंकिंग में जैसे ही कोई पर्सन दोबारा काउंट होता है तो माइनस जरूर होता है। तो यहाँ कितने व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो 2 व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसीलिए -2 हो गया। आपका आंसर चला गया 50 -40 -2 इक्वल टू छात्रों की संख्या 8 हो गई। अब समझ गए ना, दोनों क्वेश्चंस का एग्जांपल में समझा दिया। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है और ये भी। जैसे ही टोटल से रैंकों का योग ज्यादा हो जाए तो सीधा ये फॉर्मूला से बीच का छात्र निकल जाता है। क्या करना है, उल्टा करना है। 50 में से 40 घटाइए 10, अब 2 और घटना है तो 8, मतलब कि आंसर आपका बी हो गया। तो चौथे का आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है। तो इस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है। और रह गई बात, बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि सर ये सारे कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं पढ़े हुए होते हैं या पढ़े हुए होते हैं तो बड़ा बेसिक से बनाते हैं, लाइन खींच करके बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। पजल जो सर आपने बनाई ये फॉर्मेट मैंने पहले नहीं पढ़ा है। सर रैंकिंग का ये क्वेश्चन बनाया सर मैंने पहले नहीं पढ़ा है, बेसिक से पढ़े या कोई भी चीज पढ़े हैं। तो आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे कि आप अगर ये करना चाहते हैं, जैसे कि टारगेट बैच अगर आप करना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए जो भी बच्चे अगर टारगेट करना चाहते हैं या रीजनिंग टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी एक स्पेशल ऑफर है। फी, नॉर्मल फी वैसे 750 रुपए की है, ठीक है। नॉर्मल फी उसकी 750 है, लेकिन ऑफर फी में 200, लेकिन अभी 200 भी फी नहीं है। अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ दिन के लिए अभी ये ऑफर चल रहा है। मात्र 100 रुपए में आप पूरे रीजनिंग का टारगेट कर सकते हो। जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ, चाहे वो रैंकिंग का सवाल हो, क्लॉक का सवाल हो, कैलेंडर का हो, सेटिंग हो, पजल हो, सिलॉक्स हो या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो, जितने भी सवाल होंगे ये ग्रुप डी में टोटली करवाया जाएगा, जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है और कल से ये बैच रनिंग हो जाएगा। कल से अभी मैं छोटे छोटे चीजें अभी बता रहा हूं सबको, ये चीज कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो भी बच्चे इसमें से जुड़ना चाहते हैं, इसकी फी अभी, ये कब तक ऑफर चलेगी ये नहीं, बहुत कम दिनों के लिए ऑफर है। मात्र 100 रुपीज में आप पूरा टारगेट बैच आप परचेज कर सकते हो। 100 रुपीज में चाहे रीजनिंग का करना हो टारगेट वो भी कर सकते हो, मैथ का करना हो वो भी कर सकते हो। ओवरऑल अगर पूरा ग्रुप डी का अगर ये करना चाहते हो तो पूरे ग्रुप डी का फी, पूरे सारे सब्जेक्ट जिसमें कि मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें होंगी, जिसका कि ऑफर फीस 750 है, लेकिन इसको अभी घटा करके 500 रुपए कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। तो आप ओवरऑल सारा सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट 500 में भी कर सकते हो, या नहीं तो आप सिर्फ अगर रीजनिंग करना चाहते हो, रीजनिंग की टेक्निक करना चाहते हो, अभी मैं और भी टेक्निक, अभी अच्छे अच्छे सवाल अभी आने बाकी है।
कोडेड वैलिडेशन का क्वेश्चन अभी मैं कुछ देर के बाद, पूरा वीडियो देखिए, पूरा मैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और किस टेक्निक से मैं बताऊंगा वो भी। तो जो भी बच्चे ग्रुप डी का टारगेट कर, क्योंकि देखिए पढ़ाई जब करना है तो आप भी चाहते होंगे कि इस बार मुझे किसी भी हालत में नौकरी लेना है। तो नौकरी जब जॉब आपको अगर लेने हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि छोटे छोटे पॉइंट आपका रिजल्ट करता है। तो जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी वीकनेस लग रहा हो तो उसको जरूर दूर कीजिए। और मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूं। तो टारगेट जो भी बच्चे रीजनिंग का करना चाहते हैं मात्र 100 रुपीज में अभी टारगेट बैच परचेज कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद ये फी फिर 200 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है कि सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें लगभग 2000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं और कोई भी बच्चे छोड़ता नहीं है। सेशन में मैं क्या करता हूं, जैसे कि आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, उसी तरह से स्टैंडर्ड लेवल के 20 क्वेश्चन डेली, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। देखिएगा टेस्ट सीरीज हमारा चलता है विथ लैब, ये छठा सेशन हमारा चल रहा है, हर महीने चलता है। मतलब कि 5 सेशन ऑलरेडी हो चुका है, छठा सेशन। छठे सेशन में मैं फेज 3 वाले सारे बच्चों को फोकस कर रहा हूं और ग्रुप डी वाले सारे बच्चों को, मतलब कि उस तरह के क्वेश्चंस मैं सेट कर रहा हूं। तो सेशन तो आप लोग कभी ना छोड़ें जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए। तो सेशन का फी ओनली 50 रुपीज मंथली है। आपको इसमें 20 सेट 20-20 क्वेश्चन के मिलेंगे। 400 क्वेश्चंस का डिस्कशन मात्र 50 रुपीज में आपको करवाई जाएगी। तो सेशन 6 में तो खैर नहीं जुड़े हैं तो क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, खास करके 2 सब्जेक्ट का, रीजनिंग और मैथ का। रीजनिंग मैथ का अगर आप नहीं देते हैं, ये आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप इनरोल करवा लें। मात्र 50 रुपीज आपका, वैसे भी नॉर्मली इधर उधर से आपको 50 रुपीज की कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अगर उस 400 क्वेश्चन में से अगर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो सेशन में 2000 प्लस बच्चे अभी फिलहाल अभी इसमें जुड़े हुए हैं और उसके बाद हर सेशन में लगभग बहुत सारे बच्चे इनरोल होते हैं। तो आपको भी अगर इनरोल करना है तो सेशन में आप जरूर जुड़ जाइए। 50 रुपीज ओनली इसका चार्ज है। रीजनिंग में आप जुड़ जाइए। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप सर ये सारी चीजें मैं कैसे और कहां से परचेज कर सकता हूं? तो कुछ नहीं, द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए। द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पे आपको ये सारे बैचेज दिख जाएंगे। आपको कम्बो लेना है, सारा साथ में लेना है तो वो भी, ये आप स्पेशली कर सकते हैं तो वो भी। ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है ग्रुप डी वालों के लिए, खास करके स्पेशली टारगेट बैच। मात्र 100 रुपए में अभी ऑफर में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि वो 100 रुपए आपका जितने अभी तक आप खर्च किए ना वो सबका अकेला ये असूल लेगा। दूसरा, ये जो सेशन 6 है, सेशन 6 तो जरूर करें, आप लोग जरूर इनरोल करें। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए 4 के बाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर में कि वर्ग एबीसीडी में कितने वर्ग हैं। इसको बहुत सारे बच्चे ना सिंगल सिंगल करके काउंट करते हैं। आज के बाद नहीं करना है, आज के बाद नहीं करना है। अब इसमें गिनना है कि कॉलम कितने, 1 2 3 और 4, मतलब कॉलम कितने हैं, 4। कॉलम किसको बोलते हैं, इसको। ये कितने हैं, 4। और रो कितने हैं, 1 2 3 और 4। और रो कितने हैं, 4। जब रो और कॉलम समान हो, ये क्या है, समान हो। जब रो और कॉलम समान हो तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो रो और कॉलम समान है, कितना है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 30। आंसर, सिंगल काउंट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका चला गया डी। इसमें वर्गों की संख्या, सर अब रो कॉलम समान ना हो तब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखिएगा तो रो और कॉलम समान नहीं है। अब बताइए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब ये कितने हैं, 4। अब देखिए ये कॉलम कितना है, 5, और रो कितना है, 4। अब ये तो असमान हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 5 गुना 4 प्लस एक एक घटते जाओ, 4 गुना 3, फिर एक एक घटते जाओ, प्लस 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, जोड़ दो, आपका इसमें वर्गों की संख्या निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 प्लस 6, तो 20 प्लस 12 32 प्लस 6 38 और 2 40, मतलब इसमें वर्गों की कुल संख्या कितनी, 40। तो जब रो कॉलम समान हो तो स्क्वायर निकाल दीजिए, 1 तक का। असमान हो तो 5 गुना रो गुना कॉलम, फिर एक एक घटते जाइए तब तक जब तक कि कोई एक ना आ जाए। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा।
अगला 6 नंबर, राम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। किधर? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके वह 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ये तो 3 है, ये 2 है, ठीक है। और फिर एक बार बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला था। बाएं मुड़ा, अब ये कितना चला? 1 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थल से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थल ये रहा, अंतिम स्थल ये रहा, तो इसके बीच की दूरी कितनी किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर की है। आपका आंसर ए हो गया। क्लियर? 6 नंबर, 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है? पत्नी। देखो ये डायरेक्ट कैसे बनता है। मल्टीप्लाई का अर्थ पत्नी, माइनस का अर्थ है पुत्र, और भी कुछ दिया हुआ है, डिवाइड का अर्थ है पुत्री। ये 3 सिंबल दिए गए हैं, दिए है ना। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनता है। अच्छा, प्लस का मतलब है भाई, 4 सिंबल दिए गए हैं। प्लस का मतलब ए बी का भाई, मल्टीप्लाई का मतलब ए बी की पत्नी, माइनस का मतलब ए बी का पुत्र, और डिवाइड का मतलब। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा सर? काहे नहीं बनेगा? क्या पूछ रहा है वो बताओ। कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, मतलब बी का पूछ रहा है डी से क्या संबंध है। तो क्या सब आ रहा है? माइनस और मल्टीप्लाई। तो माइनस और मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र की पत्नी। अब बताइए, डी का पुत्र और पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं? बहू। आंसर कीजिए ना डायरेक्ट, 7 का आंसर बी। सर एक बार और जरूर। कह रहा है कि बी का, किसका? बी का, तो उसको सर्कल कर लीजिए। किस से? डी से। तो माइनस का मतलब क्या है? पुत्र, तो डी का पुत्र। मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, तो पुत्र की पत्नी। यहीं से देख लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई पुत्र की पत्नी, मतलब कि आंसर बहू हो गई। डायरेक्ट नहीं बना क्या? बिल्कुल बना। अब अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर, समीकरण ए भागा बी प्लस सी गुना डी में डी का ए से, तो किसका? डी का। किससे? ए से। तो ये उल्टा पूछ दिया, लेकिन आप पहले सीधा जाओ, उल्टा भी आंसर आ जाएगा। तो ये पूछ दिया उल्टा कि डी का ए से क्या संबंध है। कुछ नहीं करना है, डी से ए के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड। मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, देख लो मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड का मतलब क्या है। मल्टीप्लाई प्लस पत्नी की भाई, पत्नी के भाई मतलब साला। मल्टीप्लाई डिवाइड, और प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? सॉरी, क्या सब दिया गया है? मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड। ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, प्लस का मतलब भाई, पत्नी के भाई का पुत्री। अब पत्नी के भाई की पुत्री क्या हो गया? ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हो गया कि डी की पत्नी, भाई और उसकी पुत्री, यही ना हुआ। तो डी की पत्नी, पत्नी का भाई मतलब साला, और साले की पुत्री को क्या कहते हैं हम लोग? तो साले की पुत्री मतलब क्या हो गई? नीस हो गई। तो डी का अब क्या हो जाएगा? तो डी कौन हो जाएंगे? वो अंकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंकल। 8 का आंसर है। डायग्राम सर बनाने की तो बताइए, सी मल्टीप्लाई डी का मतलब डी की पत्नी हो गई कौन? सी। तो डी की पत्नी सी, तो डी पति, और सी का भाई हो गया बी। सी का भाई हो गया बी। ए बी की पुत्री है। ए कौन है? तो बी की पुत्री है। तो पूछ रहा है डी ए का कौन होगा, तो बताइए ये जो डी है ए का कौन होगा? तो क्या हो जाएगी? तो ए की बुआ। अब बुआ के हस्बैंड मतलब फूफा जी हो गए। अब फूफा जी हो गए तो अंकल आंसर हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? 9। अब एक घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य बनने वाले कोण की माप क्या हो जाएगी? 2 पैटर्न होता है। एक, 9:40 कितना तो समय दिया हुआ है? तो 9:40 मतलब कि घंटे की सुई 9 के आसपास में होगी, और मिनट की सुई कहां पे होगी? 8 पे होगी। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 1। अब घड़ी में 1 का वैल्यू होता है 30 डिग्री। अब इसमें कितना मिनट हो रहा है? 40 मिनट हो रहा है। तो 40 का आधा कर दीजिए, 20 डिग्री इसमें जुट जाएगा, मतलब 50 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको इससे नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर 9:47 दे देंगे, 9:48 देंगे तो फंस जाइएगा। बेसिक से नहीं बनाना है। आपको क्या करना है? 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2 पे कोई भी सवाल हो आराम से बन जाएगा। तो अब बताइए, समय दिया हुआ है 9:40, तो कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? तो 60 × 9, 60h माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 40,
तो 11 को 4 से गुना कर देंगे और आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 540 माइनस 440 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। इससे कोई भी सवाल हो, चाहे 9:47 दे दे, 8:32 दे दे, कोई भी सवाल देगा, इस पे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। लेकिन इसमें फंस जाइएगा, क्या होता है ना कि पहले तो ये देखिए कि घंटे की सुई कहां और मिनट की सुई कहां, अंतर एक का, तो घड़ी में 12 का वैल्यू 360 है, तो एक का वैल्यू कितना 30 डिग्री। अब 40 मिनट में घंटे की सुई ना आगे चली गई होगी, 9 से आगे, कितना आगे गई होगी, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा, तो 40 मिनट में कितना 20 डिग्री। तो कभी ये जुट जाता है और कभी ये घट जाता है। तो अभी जुटा क्यों, क्योंकि मिनट की सुई अभी पीछे है। अब मिनट की सुई अगर आगे हो जाती, जैसे 9:55, तो 55 का आधा 27.5, तब जोड़ते नहीं तब घटते, आंसर 50। तो इसमें क्या होगा ना, फंसने के चांस है, इसीलिए इसको अप्लाई ना करो। हाँ, अगर पढ़ाएंगे तो इससे भी सवाल बन जाएगा, लेकिन अभी उतना समय है नहीं, और भी क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो भी बच्चे को कंसेप्ट या कोई भी चीज में कमी लग रहा हो, टारगेट जरूर कर लीजिए। और सेशन तो खैर रामबान चीजें हैं आपके सामने में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ई भी डायरेक्ट बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए से लेकर के जेड तक में, कह रहा है दाएं छोर से 16वें के दाएं छठा, तो दाएं और दाएं में क्या हो जाता है, माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है, माइनस। तो आपसे सवाल पूछ रहा है दाएं से 16वें के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आज के बाद कि जब दाएं दाएं दिया हुआ रहे तो इसमें घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। 16 - 6 किधर हो गया 10, लेकिन किधर से, तो दाएं से। अब दाएं से 10वां अक्षर जे नहीं होता है, दाएं से 10वां अक्षर जे नहीं होता है, तो क्या कर देना है, जे का अपोजिट कर देना है क्यू, मतलब आंसर क्यू। अगर अपोजिट याद नहीं है तो 27 में से जे को घटा लीजिए क्यू, या तो अपोजिट याद है दाएं से, क्योंकि दाएं से बताइए, दाएं से 10वां अक्षर जे नहीं ना होगा, बाएं से 10वां अक्षर जे होगा, तो आपका तो वैल्यू निकला दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां अक्षर जे का अपोजिट क्यू हो जाता है। याद नहीं है तो 27 से घटा लेंगे, 27 से घटा लेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है, क्लियर, समझ गए। तो आंसर क्या हो गया, 10 का क्यू हो गया, कि दाएं से 16 में के दाएं। अच्छा, दाएं से 16 में के बाएं रहता तो जुट जाता, एक दाएं एक बाएं में जुट जाता है, और जब दोनों दाएं हो तो यहां पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस। बंद हो गया, बंद हो गया। एक सेकंड बस समय दीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा रुक गया था। वीडियो कंटिन्यू है ना, ओके डन। थोड़ा सा कैमरा में इशू आ गया था, कोई बात नहीं। अब देखिए 11 से 12, ठीक है, सिटिंग एंगेजमेंट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक पजल एक सिटिंग भी मैं करवाऊंगा ताकि बच्चों का एक कंप्लीट पैटर्न हो जाए। जैसे कि देखिएगा 11 से 12 में, और इस सवाल को आप कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता, टोटल कितने लोग हैं देख लीजिए तो, 2 2 4 2 6 1 7, गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करते हुए बैठे हैं। ये सिटिंग एंगेजमेंट का क्वेश्चन है, कितने लोग हैं, 7 लोग। तो 4 लोग हो गए, 2 6 लोग हो गए, और 1 7 लोग हो गए। क्लियर, इतने में ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपसे क्या क्या रहा है ये बताओ। लैंग्वेज कह रहा है रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। अब बताइए रीता तो अविवाहित है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे, मान लो कि ये गिरजा है। अब गिरजा के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठी हुई है, रीता। यही कह रहा है ना कि रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। जो, ये जो किसके लिए यूज होता है, तो जो के नजदीक में कौन है ये बताइए, तो जो के नजदीक में गिरजा है, मतलब गिरजा के लिए, जो अपने पति अनिल के बाएं बगल में बैठी है। अब गिरजा
अपने पति के बाएं बगल में, इसका मतलब अनिल यहां होगा। और इसको ना साइड में लिख भी लीजिए कि गिरजा का पति कौन है। तो गिरजा का जो पति है, क्योंकि जैसे ही सिटिंग में ब्लड रिलेशन का बात कर दे तो लिखते भी जाइए, क्योंकि हो सकता है सवाल आपको वहां से भी पूछे, और तभी अगर आप भूल गए तब तो साइड में लिख लिए कि गिरजा का पति कौन है, अनिल। अब आगे कह रहा है कि प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। प्रिया अपने पति विजय के बाएं तीसरे नंबर पर, मतलब कि प्रिया का पति कौन है, विजय है। प्रिया का पति कौन है, विजय, ये भी पता चल गया। तो क्या कह रहा है कि प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है। अच्छा, विजय के मोहित अपनी पत्नी प्रीति, मोहित अपनी पत्नी प्रीति, मतलब कि प्रीति किसकी पत्नी है, मोहित की। तो ये तीनों मैरिड कपल है। तो क्या कह रहा है, मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में। अच्छा, मोहित कहां बैठेगा, मोहित बैठेगा अपनी पत्नी प्रीति तथा विजय के बीच में। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये तीनों साथ में बैठेंगे, तो जब ये तीनों साथ में बैठेंगे तो कहां बैठ सकता है, तो मोहित का जगह तो फिक्स, क्योंकि बीच में मोहित है। अब प्रीति इधर या विजय इधर, तो विजय के क्या कह रहा देखिएगा कि प्रिया अपने पति विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पे। तो अगर आप विजय को यहां बैठा दीजिएगा तो बाएं तरफ तीसरे 1 2 3 में प्रिया नहीं बैठ पाएगी, मतलब कि विजय यहां बैठेगा। अब विजय के बाएं तीसरा 1 2 3 में प्रिया हो गई, और यहां पर प्रीति हो गया, सेट, कुछ नहीं था। ये आपको क्लू दिया, तो मोहित बैठा। अब विजय के बाएं तीसरा प्रिया बैठनी थी, तो विजय को यहां नहीं बैठा सकते थे क्योंकि प्रिया नहीं बैठेगी, और सेट हो गया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन से क्रम में, मतलब ये जो एबीसीडी में जो क्रम दिया हुआ है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं बगल में है। तो दूसरे के बिल्कुल दाएं बगल में चेक कीजिए कि विजय के बिल्कुल दाएं बगल में मोहित है क्या, तो विजय की बिल्कुल दाएं बगल में मोहित है, आंसर ए हो गया। वही नहीं पूछ रहा है कि चेक कीजिए, अच्छा नहीं बैठा है, सॉरी बैठा नहीं है, ओहो, जस्ट वेट। तो देखिएगा कह रहा है कि बैठा नहीं है, तो जो बैठा नहीं है वो आंसर होगा। तो पूछ रहा है कि मोहित विजय के दाएं, तो मोहित तो विजय के दाएं है, मतलब कि ये आंसर नहीं कर सकते आप। अनिल गिरजा के तुरंत दाएं, तो अनिल गिरजा के तुरंत दाएं है, मतलब कि आप ये भी आंसर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको नहीं वाला ढूंढना है। क्या रीता विजय के दाएं, देखिए तो रीता विजय के दाएं है, तो रीता जो है विजय के दाएं नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि रीता तो प्रीति के दाएं है, तो रीता विजय के तुरंत दाएं नहीं है, क्योंकि विजय के दाएं तो मोहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। योर आंसर इज सी। क्लियर है। एक सवाल और पूछा है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, गलत है, क्योंकि विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर तो प्रिया है, गिरजा तो दूसरे नंबर पे है, मतलब पहला जो है वो झूठ कह रहा है। दूसरा, प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में है, चेक कीजिए तो रीता के बिल्कुल दाएं बगल में प्रिया है, जी हां, मतलब ये सही कह रहा है कि प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में है। तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर। तो बताइए कि 12 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। 12 का आंसर बी हो गया। समझ में आया, आसानी से बना कि नहीं। तो ये सब लेवल का क्वेश्चन हो गया, और एनटीपीसी में इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे फेज 3 में। ये सब उसी लेवल का पजल है, तो तैयार रहना है, इसलिए मैं ये कोई सेट आपको लेकर के आया हूं, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी ना सब्जेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग मैथ दो ही ऐसे चीज हैं जो आपको रिजल्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में आपको एनी हाउ प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस आपको 2-3 चीजों से बांध करके इसीलिए सेशन 6 कोई भी बच्चा नहीं छोड़ता है, कारण कि जान रहा है कि इससे उसको इंप्रूवमेंट होती है। उसमें सेशन में ऑलरेडी मैं 15 मिनट का समय देता हूं, 15 मिनट में सारे बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 1 घंटे तक डिस्कशन होती है। 1 घंटे में अगर मैं 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाऊंगा तो बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करवाता हूं, और हर एक बच्चे को फायदा मिलती है। तो जो भी बच्चे टारगेट में और सेशन 6 में जुड़ना चाहते हैं, द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां से अभी टारगेट बैच 100 रुपये में ले सकते हैं, और सेशन आप 50 रुपीज। तो सेशन मंथली चलता है, लेकिन टारगेट में सिर्फ आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 100 रुपीज। उसमें आपको मटेरियल भी मिलेगा और सारे क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल,
13 नंबर, जॉन ने कहा कि शेरॉन कौन है? मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। ये सब क्वेश्चन को ना डायरेक्ट बनाओ। मान लीजिए कि जॉन आप, यानी कि मैं जॉन हूं, मैं कहता हूं कि शेरॉन जो है कौन है? मेरी दादी के इकलौते बेटे। तोड़िए, दादी का इकलौता बेटा मतलब कौन हो गया? दादी का इकलौता बेटा मतलब कि पापा हो गए। तो जॉन की दादी का इकलौता बेटा मतलब जॉन के पापा हो गए। अब पापा की कौन है? वो बेटी है। सिंपल सा सवाल है कि शेरॉन कौन है? तो जॉन की दादी के इकलौते बेटे मतलब पिता। अब पिता के कौन है? पिता की बेटी। पिता की बेटी बहन नहीं होती है। तो कह रहा है कि शेरॉन जॉन से कैसे संबंधित है? बहन। बन गया। डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बनाइए। जॉन कहता है कि मेरी दादी मतलब पिता की मां, अब दादी के इकलौते बेटे, इसकी बेटी जो है वो शेरॉन है, मतलब जॉन की ये कौन है? बहन है। हो गया आंसर? नहीं हो गया कि नहीं हो गया? अगला, जैसे कि 14 नंबर कह रहा है कोल को, क्वाइल को क्या लिखा जा रहा है? 315 912। क्या कुछ नहीं है वो, ध्यान से देखेंगे तो सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का प्लेस वैल्यू 15, आई का प्लेस वैल्यू 9 और एल का प्लेस वैल्यू 12 लिख दिया है। फिर उसी तरह से पी का प्लेस वैल्यू 16, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एल का 12, आई का 9, आई सी का 3 और ई का 5। तो पूछ रहा है हमसे प्राइस का क्या हो जाएगा? आप बता सकते हो प्राइस का क्या होगा? बिल्कुल, पी का 16 हो जाएगा, आर का 18, आई का 9 हो जाएगा, सी का 3 और इसका 5, मतलब 16189। तो 1618935 मतलब आंसर आपका क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। योर आंसर इज सी। क्लियर? अगला सवाल 15 क्या कह रहा है देखिएगा। यूएई का संबंध दिरहम से, तो मतलब ये क्या है? करेंसी है। क्या है? करेंसी है। ये तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, मैं तो ठहरा रीजनिंग का फैकल्टी, और आप लोग का जीके जीएस तो बहुत अच्छा होगा, स्टैटिक जीके बहुत अच्छा होगा। स्टैटिक जीके से सवाल है कि यूएई की का संबंध दिरहम से, क्यों? तो यूएई का जो करेंसी है वो दिरहम है, तो कोरिया का संबंध किससे हो जाएगा? तो कोरिया का जो वान होता है, क्या होता है? वान होता है। तो कोरिया की करेंसी क्या हो जाती है? वान, मतलब कि 15 का जो आंसर होगा वो सही चला जाएगा। क्लियर है? ओके। अगला सवाल जैसे कि मैं लेकर के आ रहा हूं 16 नंबर सवाल, देखिएगा ध्यान से। तो 16 नंबर में कथन और निष्कर्ष, ध्यान दीजिएगा, बड़ी फंसते हैं आप लोग, नहीं समझो। कह रहा है रंजीत की अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। तो किसके द्वारा? पर्यवेक्षक के द्वारा। अब पर्यवेक्षक किसी को अपमानित करने का मतलब ये मत समझिएगा गाली गलौज कर दिया, उसको अपमान कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। वो तो आपको लैंग्वेज से तो फंसाएगा, लेकिन आपको भावनाओं में नहीं बहना है। तो क्या कह रहा है? रंजीत की अपने सहयोगियों के सामने, मतलब उसके जो क्लासमेट के सामने पर्यवेक्षक द्वारा, पर्यवेक्षक के द्वारा जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, द्वारा अपमानित किया गया था। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। क्या इसकी कोई भी कहीं पर यह है कि उससे वो नाराज क्यों है? डांटा होगा, अगर वो कुछ गलती करेगा तो डांटेगा नहीं, पर्यवेक्षक है वो। मान लीजिए कि आप ही कुछ गलती करेंगे तो मैं डांटूंगा नहीं, डांटने का मतलब अपमानित करना यहां पर। तो मैं डांट रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पसंद नहीं करता। तो पहला गलत हो गया, बिना लॉजिक का बात कर रहा है वो। दूसरा, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, मतलब अपने सहयोगियों में वो नेता है, लोकप्रिय है। ये कैसे कह सकते हैं आप? जो चीजों का जिक्र जब कथन में ना है, कथन में कह रहा है पर्यवेक्षक ने उसको डांटा, अपमानित किया, किसके सामने? अपने क्लासमेट के सामने। इसका मतलब ये थोड़ी निकलेगा निष्कर्ष कि वो अपने सहयोगियों में लोकप्रिय था, नहीं। इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्लियर है? 16 नंबर में तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई भी नहीं। 17 नंबर देखिएगा, ये सवाल, इसमें क्या है ना, नाम कितने हैं पहले ढूंढ के लिख लो। राहुल, कुसुम, समीर। राहुल तो हो गया, तो कौन कौन है? राहुल, कुसुम, तुरंत बन जाता है ये, राहुल, कुसुम, समीर। और भी कोई लड़का है? हाँ, गीता है
और भी कोई है? मिहिर है। ये 5 छात्र हैं। अब सब जो है अलग अलग विषय में निपुण है। तो विषय का नाम क्या सब दिया गया है वो बताइए। तो विषय है हिंदी गणित। हिंदी गणित का मतलब मैथ हो गया, ठीक है। हिंदी और जीव विज्ञान, हिंदी तो लिख ही चुके हैं, बायोलॉजी लिख लीजिए। हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता और कुसुम। मराठी और गणित, एक हो गया मराठी। और भी कोई दिया हुआ है? मराठी और गणित में अच्छे हैं, ठीक है। समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो हो गया, इतिहास का मतलब हिस्ट्री। अब बस खाली टिक आउट करो, आंसर कर दो। फॉर्मेट बना लिए। 5 लड़के हैं, अब 5 तरह का सब्जेक्ट। अब देखिए राहुल और कुसुम की बात कर रहा है, तो राहुल और कुसुम हिंदी में भी अच्छे हैं और गणित में भी। तो राहुल कुसुम तो ये रहा। अब ये हिंदी में भी दोनों अच्छे हैं और दोनों के दोनों गणित में भी अच्छे हैं, बैठा लिया। अब समीर और राहुल, तो समीर और राहुल किसमें अच्छे हैं? हिंदी और जीव विज्ञान में। तो समीर और राहुल, समीर का मतलब ये और राहुल का मतलब ये। समीर राहुल हिंदी में अच्छे हैं और समीर राहुल क्या है? समीर और राहुल क्या कह रहा है? हिंदी और जीव विज्ञान में। तो मतलब कि ये दोनों जीव विज्ञान में भी अच्छे हैं। तो समीर और राहुल जीव विज्ञान में भी अच्छे हैं। आज कह रहा है गीता और कुसुम मराठी और गणित में। तो गीता और कुसुम, तो कुसुम गणित में तो है ही, मतलब मराठी में भी अच्छी है। और गीता क्या है? गणित में और मराठी में अच्छे हैं। टिक कर लिया, हो गया। आगे क्या कह रहा है वो बताइए। समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में। तो समीर, गीता मतलब तीनों के तीनों, नीचे वाले तीनों, समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में। मतलब तीनों जो है सो जीव विज्ञान में भी अच्छे हैं और तीनों जो है वो हिस्ट्री में भी अच्छे हैं। बस यही टिक आउट कर लिए। पूछ क्या रहा है? कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है? जरा बताइए कि हिंदी, मराठी और गणित, हिंदी, मराठी और गणित में कौन अच्छा है? हिंदी, मराठी और गणित तीनों में एक साथ कौन अच्छा है? तो आप कहिएगा सर कुसुम। कुसुम तीनों में अच्छे हैं। तो 17 का आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। तो 17 का आंसर क्या चला जाएगा? सी। तो नाम लिख लेना है कितने सब्जेक्ट, बस टिक आउट करो, हो गया आंसर, ठीक है। मतलब कि इसमें ये अच्छे नहीं है, इसमें ये अच्छे नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, इस तरह से क्रॉस करके। लेकिन मैं कह रहा हूं क्रॉस करने की क्या जरूरत है? तो बताइए तीनों में कौन अच्छा है? तो एक ही व्यक्ति है, कौन? कुसुम, ठीक है। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। ओहो सॉरी सॉरी, मैं कंक्लूजन पढ़ दिया ना, कथन पढ़ो पहले। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है और कहां की बात हो रही है? भारतीय क्रिकेटर की बात हो रही है। तो सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था, मतलब सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। तो गलत, ये भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य में क्या होगा उसको हम निष्कर्ष में नहीं ले सकते। जैसे ही कहीं किसी भी कथन में और निष्कर्ष में भविष्य की बातें करने लग जाए, मतलब वो निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं, तो गलत, क्योंकि यहां पर भारत की बात हो रहा है। भारतीय क्रिकेट में दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं, इसका कोई जिक्र कथन में नहीं है। तो आप कहिएगा 1 और 2 दोनों नहीं। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी, कोई भी नहीं। क्लियर है? 19 नंबर में जैसे कि सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे। सभी मतलब जितने भी कड़ी मेहनत करने वाले लोग रहे ना, वो सभी के सभी सफल रहे। कथन से ये आ रहा है, इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि जो सफल रहा है वो कड़ी मेहनत किया, क्योंकि कुछ लोगों को सफलता आसानी से मिल जाती है लेकिन कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कह रहा है कर सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करता है, गलत, ये रिवर्स कह रहा है। कथन का ये रिवर्स कर रहा है। सभी कड़ी मेहनत करने वाले लोग सफल रहे हैं, अब सभी सफल लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ये हम नहीं कह सकते। दूसरा, केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है। केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है, केवल शब्द लगा दिया, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका भी आंसर डी। केवल अगर नहीं लगता, हाँ अगर यहीं पर रहता, सिंपल सा लाइन रहता, डेफिनेट वर्ड का यूज नहीं करता, वो कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल हो सकते हैं, 100% सही होता। तो वही ये कह रहा है जो कथन कह रहा। तो यहां पर दोनों में से
कोई भी नहीं होगा, आंसर सीधा डी हो जाएगा। डन है? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अगर हम लोग देखेंगे तो कह रहे हैं यदि क्रिकेट का संबंध पिच से, तो क्रिकेट कहां खेला जाता है? पिच पे खेला जाता है। तो स्केटिंग कहां की जाती है? स्केटिंग कहां की जाती है? उसको कहते हैं रिंक। जैसे कि आइस का जो स्टेडियम टाइप का जो बनाया जाता है ना, सरफेस टाइप का, एरिया टाइप का। स्केटिंग का मतलब नहीं जो करते हैं स्केटिंग, स्केटिंग कहां पे किया जाता है? रिंक में। कोर्ट, ग्राउंड या रिंग आप नहीं कर सकते। रिंग हो जाएगा बॉक्सिंग, ग्राउंड हो जाएगा फुटबॉल का, ठीक है। कोर्ट जो हो जाएगा टेनिस या बैडमिंटन के लिए कोर्ट होता है। तो स्केटिंग के लिए क्या हो जाएगा? रिंक हो जाएगा। क्या कहलाता है? रिंक। मतलब कि आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। तो जितने भी बच्चे हैं आसानी से आप जुड़िए, चाहे आप सेशन 6 में जुड़ना चाहेंगे या आप रीजनिंग टारगेट में जुड़ना चाहेंगे। इसकी फी जो है वो मात्र यहाँ पे 200 नहीं है, ठीक है, मात्र 100 रुपीज फी है। इसमें आप जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है मात्र 100 रुपीज फी में। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ठीक है, इसकी अगर बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, 50 रुपीज मात्र चार्ज है इसकी, ठीक है। तो आप जिसमें जुड़ना चाहते हैं वेलकम है आप लोग सभी लोगों का, ठीक है। आइए जुड़िए सेशन 6, और ये दोनों ही आप ग्रुप डी वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जुड़िए। बाकी रीजनिंग का टेंशन आप मुझे दे दीजिए, वो टेंशन मैं आपका लेने के लिए तैयार हूं। चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।